वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का। फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या, तकदीर क्या। खुद को समय जरूर दें, आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। समय के पास में इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष के 9 ग्रहों में राहु को भी एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक माने जाने के साथ ही अशुभ और पापी ग्रह भी माना गया है। जन्म कुंडली में राहु के अशुभ प्रभाव में होने पर आपको तमाम तरह की परेशानी आती है। वहीं कभी कभी राहु व्यक्ति का भाग्य भी बदल सकता है, भाग्य बदल देता है। वो राहु ही है जो मंगल के साथ में बैठने पर उसका असर शून्य तक कर देते हैं। वहीं मंगल भी राहु को निष्क्रिय कर देते हैं। राहु ग्रह को अनिष्टकारी ग्रह माना जाता है। राहु का प्रभाव कुंडली के सभी 12 भावों में अलग अलग पड़ता है, परंतु ऐसा नहीं है कि राहु व्यक्ति को सदैव बुरे फल ही देते हैं। राहु को राजनीति का कारक भी माना गया है। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं या चोरी या बुरे कर्म, दुष्कर्म और स्किन प्रॉब्लम के लिए धार्मिक यात्राओं, इन सभी के लिए कारक भी कहा जाता है। ज्योतिष में राहु को किसी भी ग्रह का स्वामित्व या किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में या वृषभ राशि में उच्च का होता है। वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच का माना जाता है। कहीं कहीं लोगों की धारणा है वृषभ राशि में उच्च का मानने की और कहीं कहीं मिथुन राशि में उच्च का मानने की है। इसीलिए वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच राशि का माना जाता है। अब राहु को छाया ग्रह क्यों कहा जाता है? 27 नक्षत्रों में राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी है। तो दरअसल सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा का मुख सूर्य की ओर होता है। जो पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव से दिन में एक अशुभ समय अवधि निर्मित होती है, जिससे शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। इस अवधि को ही राहु काल कहा जाता है। यह अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है, 90 मिनट की होती है और स्थान और तिथि के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिल सकता है। यदि राहु किसी की कुंडली में शुभ हो तो मस्तिष्क में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि से काम लेकर के अच्छे कार्यों को अंजाम देता है। राहु व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता दिलाता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। राहु ग्रह अपने मित्र ग्रहों बुध, शुक्र, शनि के साथ में बली होता है। वहीं अशुभ राहु के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याएं आ सकती है। पाप पीड़ित राहु के कारण हिचकी, पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक आदि की समस्याएं जन्म लेती है। राहु अपने शुभ ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति के साथ में कमजोर होता है। वहीं राहु राशि से 3rd, 6th, 11th भावों में उत्तम फल देता है। मिथुन राशि मूल त्रिकोण राशि है, तो राहु की कन्या राशि स्वराशि मानी जाती है। राहु अपनी राशि के अनुसार अपनी राशि से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर विशेष दृष्टिपात करता है। मूल रूप से राहु भोग या काल्पनिक भय, झूठ का कारक ग्रह है। यह अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में फैलाता है और किसी भी छोटी बात को, छोटी चीज को हाइप करके बहुत बड़ा बना देता है। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए गोचरवश राहु शत्रु राशि में अर्थात आपकी अपनी ही मीन राशि में आ जाएंगे। राहु की मीन राशि से 5वें भाव पर शत्रु दृष्टि, 7वें भाव पर मित्र दृष्टि और 9वें भाव पर शत्रु दृष्टि होगी। तो वहीं आपकी राशि से प्रथम भाव में राहु आने पर स्वार्थी बना सकता है, जातक मनस्वी भी बन सकता है। राहु के प्रभाव से जातक के व्यक्तित्व में कुछ उभार भी आने लगेगा, लेकिन इससे मन को शांति मिलेगी, वृत्ति गंभीर हो जाएगी। लेकिन एक दुख की बात यह है कि राहु चंद्रमा का शत्रु है, अतः मानसिक कष्ट भी, मानसिक तनाव भी निरंतर मिलता रहेगा। इस अवधि में आप खुद को थोड़ा सा भ्रमित और विचलित महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कोई भी डिसीजन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आप ज्यादातर समय में खुद को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं और इस भ्रम में रह सकते हैं कि क्या करें और क्या न करें। यह भी कहा जा सकता है कि प्रथम भाव पर राहु का गोचर ज्यादा बुरा नहीं होता। आत्मविश्वास बढ़ जाता है क्योंकि राहु मन में साहस देता है। आपकी अभिव्यक्ति में सुधार होने की संभावना है। व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। साथ ही यह समय आपके जीवन में थोड़ी शांति और आराम भी ला सकता है। आपके संबंध अपने परिवार के साथ में कुछ बेहतर बन सकते हैं।
साथ ही इस अवधि में आपका झुकाव कुछ नया शुरू करने की ओर या अनोखा करने की ओर बन सकता है। व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिहाज से यह समय आपके लिए सामान्य ही साबित होने वाला है। राहु के मीन राशि का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करें तो शत्रु राशि में स्थित राहु से व्यक्ति मस्तिष्क रोगी, दुर्बल और अति कामी बन सकता है। मस्तिष्क में नकारात्मक विचार, नीच और दुष्ट विचार उत्पन्न हो सकते हैं। स्वयं से और अपने विचारों से परेशान और भयभीत रह सकते हैं। आपके सिर में भारीपन और मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। आप पर जादू टोने का असर ज्यादा इस समय हो सकता है। इस समय काल में इस गोचर में व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता चला जाता है, मन से पीड़ित रहता है और दुखी रहता है। स्किन प्रॉब्लम ज्यादा परेशान कर सकती है। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ने की आशंका है। धर्म से मन टूट जाता है और विदेश यात्राएं आपको कष्टदायक रहेंगी। राहु का आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव के बारे में बात करें तो आप इस समय में अधिक खर्चीले हो सकते हैं और फालतू चीजों में अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। राहु का यह गोचर आपके आर्थिक मामलों में भी कुछ स्टेबिलिटी ला सकता है। तो आइए अब बात करें राहु का दृष्टि अनुसार फल, क्योंकि राहु अपने स्थान से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव पर दृष्टिपात करते हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती है। मैं आपको हर दृष्टि का अलग अलग फल बतला रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि, जो कि शिक्षा और संतान भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर होगी। संतान के और स्वयं के स्ट्रेंथ में, धन और संपत्ति में, कैपिटल में वृद्धि होगी। संतान के साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ परेशानी जरूर आ सकती है। तो आइए अब बात करें राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में, जो कि दाम्पत्य सुख पर है। तो इस गोचर काल में धनी घराने से रिश्ते आ सकते हैं। लोग बाग मदद करेंगे, विवाह आदि कार्यों में मदद मिल सकती है और विवाहित लोगों की जीवन साथी से संबंध ज्यादा बुरे नहीं होंगे, किंतु संतान के साथ में कुछ परेशानी भी हो सकती है। मीन राशि के राहु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को जीवन साथी के सुख में कुछ न्यूनता आ सकती है, कुछ कमी आ सकती है। जातक के जीवन साथी से वैचारिक मतभेद स्टार्ट हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। नेगेटिव राहु दाम्पत्य सुख तथा संतान सुख में न्यूनता देता है। विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करें राहु की नवम दृष्टि, जो कि भाग्य भाव पर है, 9th हाउस पर है। राहु के इस गोचर से बड़े व्यवसाय की योजना बनेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन और संपत्ति बढ़ सकती है। अच्छे कार्यों से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। आपका मन नई नई योजनाओं में, नई नई प्लानिंग में लगेगा। मन में नए नए विचार आएंगे। राहु के उपाय के बारे में बात करें तो लगातार 4 शनिवार तक एक मिट्टी के बर्तन में जौ भर करके बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। कुछ और उपाय इस एपिसोड के अंत में मैं बतला रहा हूं, उसको भी करने का आप प्रयास करें। आइए अब बात करें राहु दोष निवारण के उपायों के बारे में। शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के काले रंग का झंडा फहराएं। वो कोई न कोई डंडे की सहायता से, बांस की सहायता से इस प्रकार लगाएं कि झंडा फहराता रहे। भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करें। और जब भी कोई भयंकर संकट हो, उस समय यह उपाय अपनाने से उस संकट से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, राहत मिल जाती है। आवारा कुत्तों को या फिर घर में कुत्ता पाल करके दूध रोटी खिलाने से राहु के दोष का शमन होता है, शुभ परिणाम मिलते हैं। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से सफलता मिलती है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को जटा वाला नारियल प्रातःकाल राहु काल में, जो कि 9 से 10:30 के बीच में आता है, स्वयं के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके जल में विसर्जित करना चाहिए या फिर शनि मंदिर, भैरव मंदिर या हनुमान मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। राम रक्षा कवच धारण करें या फिर काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यमान हो राम रक्षा कवच और काल भैरव दोनों का संयुक्त कवच बना करके धारण करें तो और ज्यादा शुभ माना जाता है। राहु एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। उससे राहु के जो अशुभ फल होते हैं वो नाश होते हैं, शुभ फलों की वर्षा होती है। तो ये था राहु का मीन राशि में गोचर फल। ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस
तो गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। वैसे जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। वर्ष भर में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी हो जाती है। उससे या तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं और या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस समय काल का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर पर अपने कन्वीनियंट टाइम पर जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हर समस्या के बारे में जो जब पर्सनल से पर्सनल हो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी समस्या के बारे में बातचीत कर सकते हैं, जो भी जानना है वो जानकारी कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का कारण और निवारण दोनों बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप समस्याओं से सिर्फ और सिर्फ जूझते ही नहीं रहें, अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भैरवनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।